गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माय डियर साइंस। और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री और आज लगभग ये चैप्टर समाप्ति की ओर है। और देखते हैं अगर आज जैसा भी टाइमिंग होगा, टॉपिक्स रह रहे हैं अभी हमारे। आज हमने दो बेसिकली टॉपिक कवर करने हैं। एक तो कैटलिस्ट का थोड़ा सा पार्ट रह गया था हमारा, और दूसरा जो टॉपिक है दैट इज़ एंजाइम्स। ये दो विषय हमारे डिस्कस करने हैं आज हमने, जो अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आप साथ साथ ही नोट्स बनाकर इसको पूर्णतः काम को पूरा करेंगे। तो अब मैं सीधे लिए चलता हूँ आपको कि क्या है ये कैटलिस्ट। ये तो आपको क्लियर हो गया है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। जो सॉलिड कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है। तो देयर आर 3 प्रॉपर्टीज़ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज़ दिस। डेफिनेशंस आ जाती है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वी हैव द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। भाई एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट से आपका क्या तात्पर्य है, क्या है ये बेसिकली एक्टिविटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक्टिविटी का मतलब होता है कि कैटलिस्ट की कितनी पावर है कि रेट ऑफ रिएक्शन को कितना बढ़ा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। बाय एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट वी means that the power of catalyst to increase the rate of the reaction. Some of the catalysts increases the rate up to 10 की पावर 20 times of the initial concentration, initial speed, not concentration, initial speed. It can increase the rate up to 10 की पावर 20. So this is known as the activity of the catalyst. So it is known as the activity of the catalyst. कैटलिस्ट की एक्टिविटी कहलाती है बेटा। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं हम कैटलिस्ट की, सॉलिड कैटलिस्ट की बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी डिस्कस करनी है। It is the ability of the catalyst की ability towards the chemical reaction to direct particular product to direct the particular product
from the given reactants is called as selectivity of the catalyst. इसको selectivity of the catalyst कहा गया बेटा। अब मैं इसको समझा देता हूँ ये क्या है। सबसे पहले जो डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की क्षमता टूवर्ड्स द केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के प्रति, टू डायरेक्ट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का निर्देश देती है बनने के लिए फ्रॉम द गिवन रिएक्टेंट, और इसको सिलेक्टिविटी कहा गया है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि कैटलिस्ट एक रोल अदा करता है किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, और रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस देता है। तो ये इसकी सिलेक्टिविटी कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल अब हम देखेंगे तो हमें ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि ये क्या सिलेक्टिविटी हुई। तो कहता है फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव द रिएक्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड and hydrogen, different catalyst use direct the formation of different product, direction of different product। अब ये कैसे है ये अब आपको समझ आएगा। देखिए आप, अब पर्टिकुलर कैटलिस्ट डायरेक्ट करेगा प्रोडक्ट को। जैसे रिएक्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन लिया गया, इसमें आपने कॉपर डाल दिया कैटलिस्ट, तो ये इसको बदल देगा किसमें, मिथेनॉल के अंदर। इट विल कन्वर्ट इट टू मिथेनॉल। क्लियर हो गया। अब सेम ही आपने रिएक्टेंट लेना है, सेम ही रिएक्टेंट लेना है, सेम रिएक्टेंट मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब कैटलिस्ट चेंज कर रहे हैं, कॉपर के साथ जिंक ऑक्साइड डाल दिया, जिंक ऑक्साइड के साथ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड डाल दिया। अब यहाँ पर मिथेनॉल नहीं बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, मिथाइल अल्कोहल। व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, दिस इज मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बैलेंस कर देंगे 2 से, ऊपर वाला तो रिएक्शन बैलेंस था। तो ये आप देख रहे हैं कि इस कैटलिस्ट ने तो ये प्रोडक्ट डायरेक्ट किया, इस कैटलिस्ट ने ये प्रोडक्ट डायरेक्ट किया। एक और एग्जांपल है उसके साथ, उसको भी लिख लेंगे। तो ये सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट आता है, तो आपने डेफिनेशन प्लस दीज एग्जाम्पल्स राइट डाउन करने हैं। तो अगला कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब आपने कैटलिस्ट चुना है निकल। रिएक्टेंट्स आप देख रहे हैं फिर से सेम है। ठीक है, रिएक्टेंट के अंदर कोई अंतर नहीं है, आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर, आपको लग रहा है पता। अब क्या बनेगा, निकल डालने पर मीथेन प्लस वाटर बनेगा। और इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन कितनी यूज़ हुई है, 6, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या प्रोडक्ट बना बच्चों, यहाँ पर मीथेन बन गई। तो सबसे पहले मिथेनॉल बना, फिर मिथाइल अल्कोहल बना, फिर क्या बना, मीथेन। तो ये कहलाती है सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। तो ये था हमारा टॉपिक सिलेक्टिविटी। अब हम इसके साथ तीसरी पॉइंट पढ़ेंगे। इसी की तीसरी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी और सिलेक्टिविटी में दोनों में अंतर है, अभी आप देखेंगे स्पेसिफिसिटी क्या है। By specificity of the catalyst, V means that, इससे क्या तात्पर्य, V means that a particular catalyst, एक particular catalyst जो है, एक particular catalyst is used for a particular reaction।
and it cannot be used for another type of reaction. It means that the catalyst used for oxidation are not used for reduction and vice versa. ठीक है, आप लिख लें, मैं समझा दूंगा इसको क्या मतलब है इसका. तो दिस इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ द कैटलिस्ट. तो अभी आपको समझाएंगे एग्जांपल देके. तो क्या कहता है, मैं पढ़ देता हूँ. द स्पेसिफिसिटी ऑफ द कैटलिस्ट वी मीन्स दैट, कि इससे हमारा क्या तात्पर्य है. एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट इज़ यूज फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन. एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यूज़ होता है एंड कैन नॉट बी यूज फॉर अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन. इट मीन्स दैट कैटलिस्ट यूज फॉर ऑक्सीडेशन, जो कैटलिस्ट आप ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको आप रिडक्शन के लिए नहीं यूज़ कर सकते, और जो रिडक्शन के लिए यूज़ करोगे उसको आप ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 जानते ही आप क्या है, एथीन प्लस हाइड्रोजन रिडक्शन कर रहे हैं. रिडक्शन के लिए कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा क्या, निकल. तो ये बन जाएगी मीथेन, इथेन बन जाएगी. अब हमें ऑक्सीडेशन करनी है, देखो ध्यान से. अब हमें कोई रिएक्शन में क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है. जैसे ये हमने लिया इथाइल अल्कोहल और इसमें आप ऐड कर रहे हो नेसेंट ऑक्सीजन, तो आपको क्या कैटलिस्ट चुनना पड़ेगा, KMnO4. और ये इसको किस में बदल देगा, इट विल चेंज इनटू इथेनॉल प्लस वी गेट वाटर. तो ये हमारा रिएक्शन है. तो आप समझ गए यहाँ पर कि निकल तो है रिडक्शन के लिए और KMnO4 है किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए. तो इनको अदला बदली नहीं किया जा सकता है कि तुम कहो सर हम यहाँ पर निकल की जगह KMnO4 लिख दें तो आपका क्या हो जाएगा, सवाल गलत. और KMnO4 की जगह आप अगर हम यहाँ पर निकल लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सवाल गलत. तो ये पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही करता है. जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा, ऑक्सीडेशन के लिए अलग कैटलिस्ट है, रिडक्शन के लिए अलग कैटलिस्ट. इसी प्रकार से और भी प्रकार के कैटलिस्ट है जो कि अलग अलग कार्य करते हैं. तो ये था हमारा एक टॉपिक जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ थी हमारी किसकी बेटा, कैटलिस्ट की. तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया. अब एक शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आता है. ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है टॉपिक. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जियोलाइट्स. और इसका दूसरा भी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए. क्या टॉपिक का नाम है, जियोलाइट्स. शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट. तो क्वेश्चन आता है इसका, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द टॉपिक कॉल्ड एज जियोलाइट्स. और दूसरा हमारे पास आता है बेटा, वाई जियोलाइट्स आर कॉल्ड एज शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट. इनको शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्यों कहा जाता है. तो अब हमने ये टॉपिक डिस्कस करना है बच्चों. तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप नोट कर लें इसको, और फिर हम इसके बारे में लिखेंगे, पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे जिससे कि हमें याद हो जाए, शॉर्ट नोट्स वाला भी कवर हो जाए और सेकंड क्वेश्चन भी कवर हो जाए कि इन्हें शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्यों कहा गया. तो अब हम इस टॉपिक को करेंगे बेटा. तो दिस इज़ द टॉपिक इंट्रोडक्शन. भी टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे जो इस प्रकार से है.
तो टॉपिक नेम इज़ जियोलाइट्स, सुना हुआ है आप लोगों ने नाम, ठीक है। ये हमने आयन एक्सचेंज रेजन्स में यूज़ किया था, ठीक है, प्यूमिट जिसे बोलते हैं, तो वही है ये। तो क्या है सबसे पहला, द जनरल फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट्स आर ये हमारे पास आता है मेटल x/n, देन मिडल ब्रैकेट AlO2 का x टाइम्स डॉट SiO2 का y टाइम्स और ब्रैकेट क्लोज z टाइम्स ऑफ वाटर। तो दिस इज द जनरल टर्म formula of zeolite, where n is the charge on the metal cation, that is ये जनरली क्या है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम। और Z क्या है यहाँ पर, Z इज़ द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये सबसे पहला हमारा पॉइंट है, और इसको बेसिकली हम बोलते क्या हैं, दीज आर कॉल्ड एज एल्यूमिनो सिलिकेट कंपाउंड्स, दीज आर कॉल्ड एज एल्यूमिनो सिलिकेट कंपाउंड्स, एल्यूमिनो सिलिकेट कंपाउंड्स। तो अब हम इसमें इसका सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट आपने ध्यान से क्लियर करना है, सारा कुछ मैंने लिख दिया आपके सामने, ये इसका जनरल फार्मूला है। एन जो होता है वो चार्ज है बेटा, और मेटल कैटायन का, और मेटल कैटायन आपको पता ही लग गया क्या क्या हो सकते हैं, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, और मैग्नीशियम हो सकता है। जेड क्या है बेटा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रेटेड सॉल्ट है ये, तो हाइड्रेट। तो ये हमारा पहला पॉइंट। अब हम इसका सेकंड पॉइंट करेंगे, इट इज माइक्रो पोर्स कंपाउंड ऑफ सिलिकेट्स इन विच, माइक्रो पोर्स मतलब छोटे छोटे, इसमें पोर्स हैं बेटा, पोर्स मतलब छिद्र हैं, इसमें छोटे छोटे होल्स, जिसे हम वॉइड्स भी बोलते हैं, compounds of silicate in which some of the silicon atom are replaced by aluminium atom, full stop, forming the three-dimensional network of aluminium oxygen silicon bonds। तो ये इसका सेकेंड पॉइंट है बेटा। माइक्रोफोर्स हैं, सिलिकेट कंपाउंड्स हैं, जिसके अंदर सिलिकॉन एटम को कुछ एल्यूमिनियम एटम द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। थ्री डायमेंशनल नेटवर्किंग है, और बहुत ही छोटे छोटे बारीक बारीक इसमें छेद होते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड, पॉइंट नंबर 3, फ्रॉम द नेचर, एंड कैन also be prepared in the laboratory। ये हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, और साथ साथ इनको हम अपनी प्रयोगशाला में बना सकते हैं। तो ये तो नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी है बेटा। तो मैन मेड या सिंथेटिक, जैसा कि पता ही है, जब हम इसको बनाएंगे लैब के अंदर तो इट विल कॉल्ड एज सिंथेटिक। इसके बाद जियोलाइट्स are activated by heating it in the
वैक्यूम, इसको एक्टिवेट किया जाता है कैसे करके, इसको गर्म करना है किस में बेटा, वैक्यूम के अंदर, सो दैट वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द कैविटी डिसअपियर्स। ठीक है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे जो कि प्रेजेंट है हमारे कैविटी के अंदर, वो क्या हो जाएंगे बेटा, डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, और लिविंग बिहाइंड द पोर्स, लिविंग बिहाइंड द पोर्स ऑफ साइज 260 to 740 पिकोमीटर, जिनके साइज़ दिए हुए हैं, साइज़ होते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर, और उसमें से वाटर जो है मॉलिक्यूल जो कि कैद होते हैं केज के अंदर, वो यहाँ से एवोपरेट हो जाते हैं। तो इसमें इसी में लिखो, इट हैज़ द हनी, शायद कि मधुमक्खी वाला, कोम लाइक स्ट्रक्चर। तो ये था हमारा इसका कौन सा पॉइंट बेटा, फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट में सिलेक्टिविटी डिस्कस की गई है कि सिलेक्टिविटी कैसे है बेटा। जियोलाइट कैन ओनली एब्जॉर्ब्स a particular size of reactants and bigger substance are not absorbed by it. This is called as shape selective catalyst। तो क्योंकि इसका जो पोर साइज है वो फिक्स है हमारा 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर, इसके दरमियान जो भी पार्टिकल्स होंगे या सब्सटेंस होंगे या रिएक्टेंट्स होंगे जिनकी शेप भी उसी जैसी लगती होगी, तो वही इसके अंदर फिट हो सकते हैं, बाकी पर्टिकुलर कोई ये फिट नहीं करेगा। तो इसमें एग्जांपल भी दिया है कि जो जियोलाइट्स हैं वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ब्रांचिंग अगर है तो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। एग्जाम्पल, जियोलाइट्स कैन easily absorbs the straight chain hydrocarbons, whereas it fails to absorbs the branch chain hydrocarbons। branch chain hydrocarbon। दिस इज ऑल अबाउट द जियोलाइट्स। एक पॉइंट और रह गया बेटा कि ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। इनको हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, और क्या प्रोसेस होते हैं, एक तो हमारा आइसोमराइजेशन होती है और एक क्रैकिंग प्रोसेस में इसका यूज़ किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 6, जियोलाइट्स आर यूज इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है बेटा ड्यूरिंग द क्रैकिंग मतलब तोड़ना, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स and isomerization of hydrocarbons।
और ये हाइड्रोकार्बन्स को डायरेक्टली अल्कोहल्स में क्या कर देता है, अल्कोहल्स को हाइड्रोकार्बन्स में डायरेक्टली बदल देता है बेटा। तो इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, इट कैन डायरेक्टली चेंज, it can directly change the alcohol into the हाइड्रोकार्बन्स। और क्या यूज़ करना है, ZSM, इसमें 5 यूज़ किया जाता है बेटा। तो अल्कोहल्स we use ZSM5, pore size 5, it changes into what, हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हाइड्रोकार्बन्स में चेंज हो जाता है और इसमें से अल्कोहल में से क्या निकल जाती है, वाटर निकल जाता है। और वाटर निकलने को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो दिस इज डिहाइड्रेशन कर लेता है, वाटर को रिमूव कर लेता है। दिस इज ऑल अबाउट द जियोलाइट्स। तो ये था पूरा टॉपिक हमारा जियोलाइट। शेप सिलेक्टिव इसलिए है, क्यों है आप समझ आ गया होगा, क्योंकि इसका जो पोर है इसके अंदर वो दिया हुआ है, साइज़ है 260 से लेके 740 पिकोमीटर है। तो इसकी रेंज और इसकी शेप के हिसाब से, शेप कैसी है, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे हमारा मधुमक्खी की छत्ता होता है ना, आपने देखा है, तो उसी जैसे छत्ते जैसी शेप है, बीच में हेक्सागोनल इस तरीके से रिंग्स बनी होती है। तो इस तरीके से, तो इस पर्टिकुलर शेप के अंदर जो चीज़ फिट हो सकती है उन्हीं को ये एब्जॉर्ब करता है, बाकियों को ये एब्जॉर्ब नहीं करता। इसलिए लिखा है शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। तो इसलिए ये कहा जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जियोलाइट्स। तो ये था पूरा कंप्लीट टॉपिक हमारा, ख़त्म हो गया जो कैटलिस्ट के ऊपर था बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक, जो कि हमारा क्या स्टार्ट हो गया, एंजाइम्स। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। Enzymes are also known as biochemical catalyst. They're known as biochemical catalyst. तो अब हम इस टॉपिक पे चलते हैं। तो अब मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्या पढ़ेंगे बच्चों, एंजाइम्स क्या होते हैं, व्हाट आर एंजाइम्स, और इसके फंक्शंस, इसकी टाइप, सारी बातें पढ़ेंगे। तो लिखो, enzymes are the biocatalysts which are generally, होते क्या हैं, which are generally globular proteins, जो कि क्या है बेसिकली globular proteins which are used in the metabolic process in the human beings and animals। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हमारे बॉडी के अंदर रासायनिक क्रिया हो रही है उसके लिए करती है। तो एंजाइम आर द बेसिकली बायोकैटलिस्ट है। क्या ये, दीज आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स, और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, उत्तरदायी होते हैं। दे मेटाबोलाइज द रिएक्शंस with high speed and are recovered back after the end of the process। और प्रोसेस के एंड में ये एज इट इज़ क्या हो जाता है बेटा, रिकवर हो जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंजाइम्स। अब हम कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम्स बेसिकली हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स।
और सबसे पहले इसको लैब में सिंथेसाइज किया गया था 1969 के अंदर। एंजाइम्स आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? फ्रॉम द, जनरली ऑब्टेन फ्रॉम द plants and animals. They are obtained in the form of pure crystalline form, pure crystalline form। तो ये प्लांट्स या एनिमल्स से हमें प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल जाते हैं। और सबसे पहले इसको सिंथेसाइज किया गया था 1969 के अंदर। इट वॉज फर्स्ट सिंथेसाइज इन द लेबॉर्ट्री। इट वॉज फर्स्ट सिंथेसाइज इन द लेबॉर्ट्री इन ईयर 1969। तो 1969 में सबसे पहले एंजाइम को लैब में बनाया गया। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे टेबल की फॉर्म में। तो वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स। तो पहले रिएक्शन लिखना है, फिर एंजाइम का नाम लिखना है, फिर क्या लिखना है बेटा? सोर्स। तो केमिकल रिएक्शन, एंजाइम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, देन वी विल कहाँ से ये मिलता है, सोर्स। तो सबसे पहले वी आर यूजिंग द एंजाइम कॉल्ड एज इन्वर्टेज। इसको किस में यूज़ किया जाता है? C12H22O11, जो कि आपको पता ही है क्या होता है, सुक्रोज। पता है सभी बच्चों को ना। और क्या यूज़ कर रहे हैं अब? इन्वर्टेज। तो ये C6H12O6 प्लस अगेन C6H12O6। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनेगा, एक मॉलिक्यूल किसका बनेगा बेटा? फ्रक्टोज। तो इन्वर्टेज मिलता कहाँ से है? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईस्ट। तो ये रिएक्शन आप लिख लें बेटा। तो दिस इज़ द रिएक्शन जो आपके सामने है। C12H22O11 प्लस वाटर, इन्वर्टेज, कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब हमने ग्लूकोज लिया C6H12O6 और इसके अंदर हमने डाल दिया कैटलिस्ट। अब बायो कैटलिस्ट कौन सा? जाइमेज। तो ये बदल देगा इसको +2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब आपने क्या ही प्रयोग किया? एंजाइम जाइमेज। ये भी कहाँ से मिलता है अपने को? ईस्ट से मिलता है। तो मैं सारा टेबल पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपने पर्टिकुलर एक एग्जांपल याद कर लेना है जब एंजाइम की डेफिनेशन आती है कि व्हाट आर एंजाइम्स, हाउ इट वर्क्स। तो ये आपके सामने है। तो ये पूरी कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ पढ़ाई जा रही है, पूरा शेयर किया जा रहा है। तो कंप्लीट नोट्स आपके साथ बनाए जा रहे हैं। तो ये आप इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने। अगला रिएक्शन है बेटा C6H10O5 n टाइम्स ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं? स्टार्च, प्लस n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और अब आपने डाला है डिस्टेज। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज़ किया जा रहा है, डिस्टेज यूज़ किया जा रहा है, जो कि कहाँ से मिलता है अपने को? माल्ट से मिलता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम माल्ट। ठीक है। और अभी बनेगा क्या? ये बनेगा C12H22O11 n टाइम्स 12 और 10 20 और 2 22, देख रहे हैं आप, 10 और 1 11। तो ये क्या बन गया? माल्टोज। तो ये प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, फॉर्मूला इसका सेम है C12H22O11, सुक्रोज जैसे ही फार्मूला, लेकिन है ये क्या प्रोडक्ट? माल्टोज। तो अब हमने माल्टोज लेना है C12H22O11 माल्टोज प्लस वाटर, और इसके अंदर डालना है
माल्टेज। अब कैटलिस्ट चेंज हो गया माल्टेज, तो ये 2 मॉलिक्यूल किसके बनाएगा, हमारे ग्लूकोज के बेटा। तो यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हो आप, माल्टेज, और ये क्या है, कहाँ से ऑब्टेन है, इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम ईस्ट। ठीक है, ईस्ट क्या होता है सभी बच्चे जानते हैं, बायोलॉजी वाले तो जानते ही हैं, आप लोग भी जानते होंगे। ईस्ट जैसे डबल रोटी जो फूल सी जाती है, या हमारा जो बन है हमारा जिससे बर्गर बनता है, वो फूलने का कारण क्या है, उसके अंदर क्या डाला जाता है, ईस्ट पाउडर डाला जाता है। तो ईस्ट पाउडर उसको क्या कर देता है, फर्मेंटेट कर देता है, और फर्मेंटेशन करने के बाद उसको उसमें से गैस निकलती है, और गैस के कारण से वो क्या हो जाती है, फूल जाता है बेटा। अब एक और रिएक्शन रह गया, लास्ट रिएक्शन, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 COO NH2। यूरिया, यूरिया के अंदर डाला यूरेज, तो कैटलिस्ट क्या बना, और कैटलिस्ट मतलब एंजाइम यूरेज कहाँ से मिलता है, सोयाबीन से। सोयाबीन भी सुना हुआ है ना, सोयाबीन की बढ़िया खाते हैं ना, तो वही सोयाबीन बेटा किससे क्या बन गया, ये इसने बनाया अमोनिया प्लस वी गेट कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर हमने प्लस हाइड्रोलिसिस करनी है वाटर। तो अब इसको बैलेंस करेंगे बच्चों, नाइट्रोजन कितनी है 2, तो कितनी होगी 3 और 2 6, एक ऑक्सीजन यहाँ चलेगी, बैलेंस हो गया। तो ये क्या बन गई, अमोनिया। तो ये था हमारा इसका एंजाइम्स के टोटल पर्टिकुलर रिएक्शंस। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं बेटा एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। अब एक छोटा सा और टॉपिक रह गया, वो कल हम करेंगे पूरा। तो वो टॉपिक हमारा क्या है कि एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फाइनल पेपर में भी आता है, और जो ये हमारा सितंबर टेस्ट होता है हाफ ईयरली, उसके अंदर भी आता है। कौन सा क्वेश्चन है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम कैसे वर्क करता है, उसका क्या पर्टिकुलर रिएक्शन है, उसका मैकेनिज्म हमें डिस्कस करना है। तो लॉ एंड की मैकेनिज्म होता है, तो उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर था यहीं पर ही क्लोज़ किया। तो आज हमने पढ़ा, सबसे नंबर 1 पे कैटलिस्ट पढ़ाया, और नंबर 2 पे हमने क्या पढ़ा, एंजाइम्स। कैटलिस्ट की 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। सिलेक्टिविटी ध्यान रखनी है क्या होती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट करता है, उसे तो बोलते हैं सिलेक्टिविटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन में ही यूज़ किया जा सकता है, तो उसको अलग अलग रिएक्शंस के अंदर नहीं यूज़ किया जा सकता है। और इसके बाद हमने पढ़ा एंजाइम्स, और ये सारे उसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स। तो सारे मैंने एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो होप आपका आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से आपसे पढ़ते रहना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। धन्यवाद।